कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के जोध से, जो बारिश में अपनी कागज की नाव के पीछे पीछे दौड़ रहा होता है। लेकिन अचानक नाव बहकर चली जाती है सीधे एक अंधेरी नाली के अंदर। जॉर्ज झुककर अंदर झांकता है और वहां से झलक मिलती है एक डरावने पेनीपाइज जोकर की। Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? जॉर्ज डर जाता है, लेकिन पेनीपाइज अपनी चालाक बातों से उसे बहला लेता है। छोटा बच्चा मासूमियत से अपने हाथ बढ़ाता है अपनी नाव उठाने के लिए। तभी जोकर का मुंह भयानक तरीके से खुल जाता है और पल भर में उसका हाथ चबा डालता है। सुनसान गली में जॉर्ज की चीख गूंज उठती है और देखते ही देखते पूरी तरीके से खींच लिया जाता है नाली के अंधेरे में। जॉर्ज के गुम होने के बाद टाउन में बच्चों से जुड़ी अजीब हादसे शुरू हो जाते हैं। एक दिन चर्च में पढ़ाई कर रहे स्टैन ली की नजर बार बार दीवार पर लगे एक डरावने पेंटिंग पर जाती है। हमेशा वो उस तस्वीर को नजरअंदाज करता था, लेकिन इस बार पेंटिंग तिरछी हो जाती है। स्टैन ली हिम्मत करके उसे सीधा करता है। स्टैन ली देखता है कि उसमें बनी औरत की तस्वीर अचानक गायब हो चुकी होती है। वो हैरान खड़ा ही होता है कि अचानक पीछे से एक अजीब आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो वही औरत चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए हुए खड़ी होती है। स्टैन ली जान बचाकर भागता है। इधर अगला शिकार स्कूल का नया लड़का बेन। लाइब्रेरी में बैठा वो टाउन के पुराने रिकॉर्ड्स पढ़ रहा होता है। तभी एक फोटो बार बार सामने आती है। पेड़ पर लटकता सिर। अचानक पीछे से म्यूजिक बॉक्स बजने लगता है और लाल गुब्बारा हवा में तैरता दिखता है। बेन जिज्ञासा से उसका पीछा करता है, लेकिन तभी सामने प्रकट होती है एक सिरकटी लाश। वो लपककर बेन की ओर दौड़ती है और बीच रास्ते में वही लाश बदलकर बन जाती है पेनीपाइज। डर के मारे बेन भागता है और तभी लाइब्रेरी का गार्ड देखता है कि सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन लाइब्रेरी से निकलते ही उस पर असली गुंडों का हमला होता है। हेनरी बोरवस और उसके गैंग की बेरहमी झेलते हुए बेन किसी तरह भाग निकलता है। भागते भागते वो नदी के किनारे स्टैनली और बाकी दोस्तों से टकरा जाता है। चोटों से भरे बेन को देखकर बिल, जो जॉर्ज का बड़ा भाई है, फिलहाल भाई की तलाश छोड़कर उसे दवा दिलाने का फैसला करता है। लेकिन फार्मेसी में उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी मिलती है क्लास की लड़की बेवरली। चालाकी से वो फार्मासिस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर बिल और दोस्तों को दवा लेने का मौका दे देती है। इस मदद के बाद बेन सबको अपने घर बुलाता है। उसके कमरे में दीवार पर टंगे हैं ढेरों टाउन की हिस्ट्री से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और फोटोज। फिर बेन बताता है कि उसने डेरी शहर के बारे में कुछ खौफनाक बातें ढूंढी हैं। धीरे धीरे बेन की रिसर्च से सबको पता चलता है कि यह टाउन हर 27 साल में बच्चों की रहस्यमय गुमशुदगी का शिकार होता है और सारी कड़ियां जुड़ती हैं एक डरावनी जगह से जिसे लोग कहते हैं वेल हाउस। बिल को शक है कि उसका भाई जॉर्ज शायद वहीं कैद है, लेकिन जब वो बेन से पूछता है तो बेन बताता है कि अभी तक उसने उसका सही लोकेशन ढूंढा नहीं। यह सुनकर सबको लगता है कि बेन बस मनगढ़ंत बातें कर रहा है। यहाँ तक बिल भी थोड़ा डगमगा जाता है। मगर जैसे ही वे सब बेन के घर से निकलते हैं, अलग अलग अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले एडी, जिसे अस्थमा है, टाउन के हॉन्टेड हाउस के पास से गुजरते हुए अचानक बीमार पड़ जाता है। जब वो इनहेलर निकाल रहा होता है तभी घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वेहार्ट और यू लुकिंग के डर से हाथ कांपते हैं और सारी दवाइयां जमीन पर गिर जाती हैं। जैसे ही एडी उन्हें उठाने झुकता है, सामने से निकलती है एक सूखी सड़ी हुई हाथ वाली लाश। एडी पहली बार इतना डरावना क्रिएचर देखता है। उसके पैर सुन्न हो जाते हैं। वो भागने की कोशिश करता है और तभी सामने प्रकट होता है पेनीपाइज, हाथ में दर्जनों लाल गुब्बारे लिए। मीठी मगर खतरनाक आवाज में उसे घर के अंदर बुलाता हुआ, Come join the clownets. You'll float down here. We'll float down here. Yes, we do. उसकी खतरनाक हंसी के साथ एडी जान बचाकर भाग निकलता है। उधर बेवरली अपने घर के बाथरूम में अजीब फुसफुसाहट की आवाज सुनती है। ड्रेनेज पाइप से वह हिम्मत करके अंदर मेजरिंग टेप डालकर देखने लगती है, लेकिन जब उसे बाहर खींचती है तो टेप पर चिपकी होती है खून से लथपथ बालों की लट। अगले ही पल नाली से झरने की तरह बाल निकलते हैं और उसे पूरी तरह जकड़ लेते हैं। फिर फूट पड़ता है खून का फव्वारा। पूरा बाथरूम लाल हो जाता है। बेवरली चीखते हुए अपने पिता को बुलाती है, लेकिन शौक तब लगता है जब उसके पिता को खून बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। इसी रात बिल भी अपने भाई जॉर्ज के कमरे से अजीब हलचल
महसूस करता है। लाइट अपने आप जल उठती है। बिल को यकीन होता है कि जॉर्ज लौट आया है, लेकिन कमरा खाली मिलता है। उसे हॉल में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। बिल दौड़कर देखता है जॉर्ज की परछाई। वो पीछे पीछे बेसमेंट तक पहुंच जाता है, जहां सचमुच उसका खोया हुआ भाई खड़ा होता है। वह भावुक हो जाता है। लेकिन तभी जॉर्ज का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगता है और पानी से निकलता है असली राक्षस पेनीपाइज। वो बिल पर टूट पड़ता है, मगर बिल किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। अगले दिन बेवरली अपने दोस्तों को बाथरूम में ले जाकर सब कुछ दिखाती है, और जैसे ही बाकी सब भी उस खून से सने बाथरूम को देख लेते हैं, बेवरली को यकीन हो जाता है कि वह हेलुसिनेट नहीं कर रही थी। अब सारे दोस्त मान जाते हैं कि यह क्लाउन सिर्फ उसका नहीं, सबका कॉमन दुश्मन है। उसी वक्त उन्हें सड़क पर हेनरी बोरवस और उसके गुंडों की गाड़ी दिखाई देती है। बिल को शक होता है कि वे माइक को परेशान कर रहे होंगे। सच में पास की नदी के किनारे माइक गुंडों से घिरा हुआ मिलता है और फिर शुरू होती है स्टोन वॉर। बिल और उसके दोस्त पत्थरों की बरसात कर देते हैं और आखिरकार हेनरी और उसकी गैंग को भागना पड़ता है। उस दिन के बाद माइक भी लूजर्स क्लब का हिस्सा बन जाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, टाउन के बच्चों की गुमशुदगी तेजी से बढ़ने लगती है। बेन को पूरा यकीन हो जाता है कि इन सब के पीछे वही खतरनाक क्लाउन है। तभी माइक भी अपना डरावना किस्सा सुनाता है। कुछ दिन पहले जब वह पार्ट टाइम काम कर रहा था, अचानक बंद पड़ा दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। उसने मुड़कर देखा तो सैकड़ों जले हुए हाथ दरारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। अगले ही पल दरवाजा पूरी तरह खुल गया और सामने खड़ा था वही पेनीपाइज, आंखों में अजीब सी चमक लिए। माइक के अंदर डर उस हादसे से और भी गहरा था, क्योंकि बचपन में आग की उसी तरह दुर्घटना में उसने अपने माता पिता खो दिए थे। सबको धीरे धीरे समझ आने लगा कि पेनीपाइज बच्चों के सबसे गहरे डर का इस्तेमाल कर कर उन पर हमला करता है। बिल तब अपने दोस्तों को अपने घर के गैरेज में बुलाता है और जॉर्ज को ढूंढने के लिए जुटाई गई सारी जानकारी दिखाता है। उसकी रिसर्च से पता चलता है कि हर गुमशुदगी का लोकेशन सीधा जुड़ा होता है सीवर सिस्टम से, और सारे पाइपलाइन का अंत मिलता है टाउन के उसी हॉन्टेड हाउस के पास। बिल यकीन कर लेता है कि जॉर्ज शायद वहीं फंसा है। दोस्त बिल को अकेले जाने से रोकने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। बिल, एडी और रिची सबसे पहले उस घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही ऊपर जाते हैं, एक खोई हुई लड़की दिखाई देती है जो अचानक किसी अदृश्य शक्ति से खींच ली जाती है। बिल और रिची उसके पीछे जाते हैं, मगर एडी पीछे रुक जाता है। तभी हॉलवे में अंधेरा छा जाता है और जमीन अचानक फट जाती है। एडी पर हमला कर देता है वही आधा इंसान आधा भूत जैसा क्रिएचर। एडी नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसका हाथ टूट जाता है। तभी सामने रखा पुराना फ्रिज अपने आप खुल जाता है और उसमें से निकलता है एक विशाल पेनीपाइज, अजीब और डरावनी चाल में एडी की तरफ रेंगते हुए। वो एडी के हाथ पकड़कर खाने की कोशिश करता है। एडी भी दहशत में उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करता है। जैसे ही एडी का डर चरम सीमा पर पहुंचता है, पेनीपाइज और भी ज्यादा खुश हो जाता है और अपना खून से सना हुआ मुंह बड़ा करके उसे निगलने की कोशिश करता है। लेकिन बिल और रिची दरवाजा तोड़कर सही समय पर अंदर आ जाते हैं। एडी को अपने दोस्तों को देखकर थोड़ी हिम्मत मिलती है और उसका डर कम होता है। पेनीपाइज गुस्से से बेकाबू हो जाता है। तभी अचानक बेवरली एक लंबी आयरन की रोड उसके सर के पार कर देती है। जख्मी पेनीपाइज गुस्से से दहाड़ता है, लेकिन हालात उसके खिलाफ होते हैं, इसलिए वो गुस्से से चीखते हुए नाली में वापस गायब हो जाता है। बिल इस मौके को आखिरी मौका मानता है और सबको कहता है कि हमें उसे तुरंत खत्म करना होगा ताकि जॉर्ज और बाकी बच्चों को बचा सकें। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बेवरली को छोड़कर कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। बाकी सब सोचते हैं कि पेनीपाइज अगली बार तो 27 साल बाद ही आएगा और तब तक वे बड़े हो चुके होंगे। मतलब उस समय जोकर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबको लगा था कि पेनीपाइज 27 साल बाद ही लौटेगा, लेकिन अगले ही दिन वह सीधे बेवरली के घर पहुंच जाता है और उसे अगवा कर लेता है। यह खबर सुनते ही बिल और उसके सारे दोस्त गुस्से से तमतमा उठते हैं। हर कोई हथियार उठाकर हॉन्टेड हाउस की ओर निकल पड़ता है। उधर बेवरली जागती है और देखती है कि वह ढेर सारे बच्चों के खिलौनों के बीच पड़ी है। यह सब वही खोए हुए बच्चों की यादें थी। वह सिर उठाकर देखती है तो सामने हवा में तैरते हुए अनगिनत लाश, और तभी अंधेरे से बाहर आता है पेनीपाइज। अपना डरावना अजीब सा डांस करता हुआ वो बेवरली को डराने की कोशिश करता है।
है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर से जरा भी डर की गंध महसूस नहीं होती। गुस्से में पेनीपाइज फिर से उसे बेहोश कर देता है। तभी बिल और उसके दोस्त उसे ढूंढ लेते हैं। सब मिलकर बेवर्ली को नीचे खींचते हैं, लेकिन वो बेहोश रहती है। तभी बेन, जो चुपचाप उससे प्यार करता है, उसके होठों को चूमता है और उसी पल बेवर्ली होश में आ जाती है। सब खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन बिल की नजर अचानक अपने भाई जॉर्ज पर पड़ती है। एक हाथ गायब, मासूम चेहरा लिए बिल का दिल टूट जाता है, लेकिन हकीकत जानते हुए वह आंखों में आंसू लिए पिस्तौल निकालता है और ट्रिगर दबा देता है। उसी पल जॉर्ज का चेहरा मरोड़ खाकर बदल जाता है और सामने आ जाता है असली पेनीपाइज। अब शुरू होती है उनकी असली लड़ाई। पेनीपाइज पूरे जोर से हमला करता है और बच्चों को चीर फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लूजर्स क्लब पीछे हटने से इनकार कर देता है। बिल तक उसके हाथ में आ जाता है और पेनीपाइज डील करने की कोशिश करता है। मुझे बिल को दे दो, फिर मैं बाकी सबको छोड़ दूंगा। लेकिन ये बच्चे डर को पीछे छोड़ चुके थे। वे सब चिल्लाते हैं, नॉट टुडे, और फिर मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं। बिना डर की ताकत के पेनीपाइज धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। वो चीखता है, दौड़ता है, लेकिन बच्चों की एकता और हिम्मत के सामने पिघलने लगता है। आखिरकार लूजर्स क्लब मिलकर उसे तब तक पीटते हैं जब तक वह पूरी तरह गायब नहीं हो जाता। जैसे ही वह मरता है तो बच्चों के तैरते शव नीचे गिर जाते हैं। बिल वहीं अपने भाई जॉर्ज का पीला रेनकोट देखता है और पहली बार टूटकर रो पड़ता है। हॉन्टेड हाउस से निकलते हुए सब बच्चे वादा करते हैं कि अगर पेनीपाइज 27 साल बाद फिर से लौटा तो चाहे वे दुनिया में कहीं भी हों, सब वापस आएंगे और उसे खत्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा हथियार डर नहीं बल्कि दोस्ती और एकता है। और इसी के साथ यह डरावनी मगर यादगार कहानी यहीं खत्म होती है।